इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, पेरिस समझौता के बारे में। वो क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, क्या उसका एम है और वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पेरिस समझौता के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पेरिस समझौता जो है वो, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो लीगली बाइंड है, कानूनी रूप से वो बाइंड है। और वो किस पे बनाया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और वो बनाया गया था क्लाइमेट चेंज पर। कब बनाया गया था, तो मेनली 2015 में उसको ड्राफ्ट किया गया था और वो जो फोर्स में आया, जब इफेक्ट में आया, वो था डेट 4 नवंबर 2016 को पेरिस में ये साइन किया गया था। और ये देखो आप लोग लीडर्स जो आए थे पेरिस समझौता में साइन करने के लिए, ठीक है, ये लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स आपको दिख रहे होंगे। और इसका मेन गोल क्या है, इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन एम क्या है इसका। ये चाहता है कि जो भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल में टेम्परेचर था उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, या अगर हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। इससे क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण कि बहुत सारा आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हो रहा है, तो उसको कम करने का या उसको लिमिट करने का ये एक टाइम बाउंड एक तरह से एग्रीमेंट है। मतलब अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में 1750s में अगर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, तो 2050 तक, सॉरी हाँ 2050 तक ये कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री बन जाए या फिर 21.5 डिग्री बन जाए, उससे ज़्यादा ये ना हो, ठीक है। तो ये था। और इसका ड्राफ्ट कब किया गया था, तो ये ड्राफ्ट किया गया था 2015 में, साइन किया गया 2016 में। कहाँ पे साइन किया गया, तो पेरिस फ्रांस में। कब से इफेक्ट में है, 2016 में। इसको साइन करने के बाद जब ये इफेक्ट में आया, तो देखो आप, साइन के बाद इफेक्ट में आने में करीबन 6-7 महीना लग गया, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि इसके पहले कंडीशन था कि जो भी देश को साइन किया है वो अपने कानून के तहत इसको अगर रेटिफाई कर दे, अगर उसका कानून बोले कि हाँ हम लोग इसमें साथ में जाएंगे, इसके इस ट्रीटी के साथ हम लोग काम करेंगे, और वो अगर वैसा 55 यूएनएफसीसी पार्टी हो और वो अगर दुनिया का 55% ग्रीन हाउस गैस निकालता हो, तो ही ये इफेक्ट में आएगा। इसमें फ़िलहाल 195 पार्टीज़ जो है वो उसको साइन कर चुका है और 193 पार्टीज़ इसका अभी एक तरह से इसको मानता है, रेटिफाई कर चुका है, ठीक है। डिपॉजिटरी कहाँ पर इसका जानकारी है, तो ये है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस में। और इसमें कौन कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। अब जो हम लोग एक गोल रखे थे कि 2050 तक हम लोगों को 2 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री तक ही ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने देना है, तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म एक अचीवमेंट के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म एक प्लान बनाए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म प्लान क्या बनाए थे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, ये बहुत इसके बारे में चर्चा हुआ था कि भाई साहब क्या एग्रीमेंट है, क्या साइन हुआ है, इतना बड़ा हम लोग सोचे हैं, इतना बड़ा एग्रीमेंट है। हालांकि वो सब कुछ खास नहीं हुआ, सब फुस फास हो गया। क्योंकि अभी जो एक हाल ही में रिपोर्ट आया है आईपीसीसी का, तो वो बोल रहा है कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है एक तरफ से फेल्योर ही है, ठीक है। कोई बड़ा मतलब मुद्दा, ये बहुत बड़ा ये चीज़ नहीं उखाड़ दिया है। खैर, तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया था कि इकोनॉमिकली और सोशली हम लोग ट्रांसफ़र कर सकें अपना सोसाइटी को, ठीक है, जिससे कि हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर को कम कर सकें या उसको मेंटेन करके रख सकें। बताया जा रहा था कि 2020 तक हर कंट्रीज़ को एक एनडीसी सबमिट करना था, मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, कि वो कैसे अपना, अब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या था, एनडीसी क्या है, कि कोई भी कंट्री कैसे अपना देश में वो ग्रीन हाउस गैस को कम करेगा। जैसे भारत में देखो आप लोग, भारत में 2015 पे ध्यान लगाओ और अभी 2022 है, इस पे ध्यान लगाओ। पहले देखो कि ई रिक्शा कितना कम था और अभी देखो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कितना हो गया, ई रिक्शा कितना हो गया, अभी हम लोग सोलर से बिजली बना रहे हैं। तो यही सब हो गया ट्रांजिशन, यही हो गया ग्रीन हाउस गैस को हम लोग कम करती है, ठीक है। तो बताया जाता है कि जो कंट्रीज़ है वो कैसे उसको कम करेगा, इसके बारे में बताने के लिए वो एनडीसीज़ को लागू किया गया कि हर देश एनडीसी एक सबमिट करेगा। फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के बारे में अगर बात करें, तो पेरिस एग्रीमेंट ये भी बोलता है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उसको 2020 तक एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ मतलब कि LTLED सबमिट करना है, ताकि वो बता सके कि वो ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम करेगा, ठीक है। अब NDC और LTLEDs में क्या अंतर है, तो NDC जो हम लोग पहले भी बताए वो बाइंडिंग है, मैंडेटरी है, मतलब उसको पूरा करना ही करना होगा। इसीलिए बहुत देश क्या कर रहा है ना, कि ये नहीं दे रहा है, NDC दे ही नहीं रहा है, कि जाओ हम ना देंगे ना हम पूरा करेंगे उसको, ठीक है। और LTLEDs जो है उसको एक तरह से विज़न बताया जाता है कि हाँ इस तरह कंट्री काम करेगा, वो मैंडेटरी नहीं है।
अब देखो बहुत सारा देश जैसे कि यूरोपियन देश वो डेवलप हो चुका है, लेकिन साउथ अफ्रीकन देश तो डेवलप नहीं हुआ है। तो इस तरह में कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, तो ये पेरिस एग्रीमेंट जो है ये बताता है कि हम लोग एक दूसरे को फाइनेंशियली पैसे दे करके या फिर टेक्निकल एडवांसमेंट की दे करके सिखा देंगे कि कैसे आप लोग बायोगैस लगा सकते हो, कैसे आप लोग सोलर पंप लगा सकते हो वगैरह वगैरह। उसका कैपेसिटी बिल्डिंग की हम लोग लोकल लोग को या वो कंट्रीज़ को बता सकते हैं कि आप लोग कैसे काम कर सकते हो। इन सब मिला करके एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है। पेरिस एग्रीमेंट ये भी बताता है कि जो भी कंट्रीज़ अमीर है वो चाहे तो दूसरे कंट्रीज़ को, दूसरे पार्टीज़ को अपने मन से इच्छा अनुसार जो बोलते हैं जो चंदा देना, तो वही चंदा दिया जा सकता है। इसीलिए देखते ना हैं बहुत सारा इंडिया या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो अमेरिका लोगों के जैसा अमेरिकन कंट्रीज़ या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के पास बोलता है कि हम लोगों को पैसा दो, हम लोगों को पैसा दो ताकि हम लोग काम कर सकें। ठीक है, तो यही है मुद्दा। उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है ना कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत एक टेम्पो चलता है, मान लेते हैं एक टेम्पो है या फिर एक बस है, उसमें बहुत सारा पेट्रोल लग रहा है। अब बोला जाएगा कि आप जो है वो पेट्रोल वाला बस को ख़त्म कर दो, तो उसका पैसेंजर लोग कहाँ जाएगा फिर, है ना। उसमें इतना सारा जो दिक्कत हो, जॉब का दिक्कत हो गया, ये दिक्कत हो गया, वो दिक्कत हो गया, तो इसका पैसा चाहिए। तो इसी को एक तरह से बोल सकते हैं। और वो जो पेट्रोल वाला बस था उसको अब हम लोग चेंज करेंगे, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक बस में। तो इलेक्ट्रिक बस खरीदना पड़ेगा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जर लगाना पड़ेगा, तो इससे पैसा कौन देगा। तो यही सबको बोल सकते हैं हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी पर। तो जो बड़े बड़े देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, उसके पास नया नया टेक्नोलॉजी है। जैसे कि हम देखते हैं यूरोपियन देश है जो है उसके पास कितना सारा टेक्नोलॉजी है नया नया, कि वो इलेक्ट्रिक बस निकाल दिया, हाइड्रोजन बस निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। लेकिन कभी सुनते हैं कि अफ्रीकन देश जिम्बाब्वे वो एक निकाला इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो कुछ ये कर दिया, नहीं ना, क्योंकि वो लोग डेवलप्ड नहीं है उतना। तो वही बताया जा रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट बताता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो छोटे डेवलप्ड कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसके कारण कि वो लोग भी काम कर सके और वो लोग भी हम लोगों के साथ चल के ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसमें सहयोग कर सके, उसको कम कर सके। अब बात आता है कैपेसिटी बिल्डिंग का, जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण कितना चेंजेस हो रहा है। देखो अभी हम बताएं आपको कि पेट्रोल वाला बस से अब हम लोग जाएंगे मान लेते हैं ईवी वाला बस में, तो यहाँ पर चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पंप चाहिए। जैसे कि पेट्रोल पंप लगा हुआ था पहले, बोलता है इसको उखाड़ दो, अब इसको लगा दो, तो उसको उखाड़ के उसको लगाने में टाइम लगेगा, उसमें पैसा लगेगा, तो उसको बहुत कोई को वो नहीं आता होगा, तो वो कैसे होगा। तो वही है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा कि हम लोग उसको बता देंगे कि देखो भाई ऐसे ऐसे होगा, उसको पैसा दे देंगे, उसको टेक्नोलॉजी बता देंगे, फिर वो खुद ही कर लेगा। और जब वो खुद करेगा तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो था, जो GHG है, वो कम निकलेगा, और कम निकलेगा तो ये पेरिस एग्रीमेंट सफल हो सकेगा। हालांकि पेरिस एग्रीमेंट जितना बताया जा रहा था कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया है दुनिया धरती में, बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हो गया है, ये एकदम ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको ख़त्म कर देगा, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ और ये बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं था। ठीक है, सो ये था अपना पेरिस एग्रीमेंट। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कोई भी लीडर, इसमें से कोई भी लीडर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ये आदमी विजय माल्या के ऐसा नहीं लग रहा है देखने में, है ना, विजय माल्या लग रहा है देखने में। तो एंड थैंक यू वेरी मच।